नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की व्यवहारिक हिंदी के पाठ क्रमांक 14 पल्लवन यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं। बच्चों, पल्लवन का अर्थ है विस्तार या फैलाव, यानी किसी भी चीज़ को हम अगर विस्तृत करते हैं, विस्तृत रूप से लिखते हैं तो उसे पल्लवन कहा जाता है। जैसे कि हम सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि इन सब को अगर विस्तृत रूप में, विस्तारित रूप में लिखेंगे तो उसे पल्लवन कहा जाता है। बच्चों, इसके पहले तो हम सब ने इन सब चीज़ों को, यानी कोई भी दोहा, छंद, ये सब हो गया, उसका अर्थ या भावार्थ पढ़ते थे, लेकिन आज हम उसे पल्लवन रूप में किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह जो पल्लवन है यह पाठ एक एकांकी है। इस पाठ लेखक ने इस पाठ को एकांकी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का जीवन परिचय और पाठ की विधा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। श्री डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खपौली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबंध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहते हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देशित करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि, ये सब आपकी रचनाएं हैं। एकांकी। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश, प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने के हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। बच्चों, पल्लवन जो है, पल्लवन यानी हम किसी भी सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि इन सब चीज़ों को जो है बहुत ही विस्तारित रूप से हम लिखते हैं तो उसे पल्लवन कहा जाता है। बच्चों, हम पल्लवन लिखने के नियम को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पल्लवन लिखने के क्या क्या नियम हैं वो मैं बच्चों आप सबको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पल्लवन लिखने के जो भी नियम हैं वो है निहित भाव का विस्तार करना, यानी जो भी उस काव्य में, सूक्ति में, लोकोक्ति में जो भी भाव है उसका विस्तार करना। जैसे कि आपके समक्ष अगर दिया गया, जैसे ये गागर में सागर, तो यानी यह तो सुनने में एकदम छोटा सा
जो है वाक्य है, लेकिन इसको अगर हम पल्लवन के माध्यम से लिखेंगे तो इसका बहुत ही विस्तार में अर्थ होगा। तो इसलिए पल्लवन में जो है, जो भी भाव निहित है उसका हमें विस्तार करना पड़ता है। लेखक का आशय, मंतव्य को स्पष्ट करना, यानी उसमें लेखक का क्या आशय है उसमें हम पल्लवन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण या तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, जो भी उसमें के अंदर निहित जो भी भाव है उसके हम उदाहरण और तथ्य के माध्यम से उसमें प्रस्तुत भी करते हैं। सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरों को स्पष्ट करना, जो भी सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि होते हैं हम पल्लवन के माध्यम से उसे स्पष्ट करते हैं। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना, पल्लवन में प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष का उपयोग नहीं किया जाता है। पल्लवन में अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इस समय मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि क्या होता, लेखक कहते हैं, यानी बच्चों जैसे कि बता रहे हैं कि लेखक, यानी मैं आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, यानी लेखक के बारे में बता रही हूँ, तो वह क्या है, अन्य पुरुष है। तो इसलिए इस पल्लवन में प्रथम और मध्यम पुरुष का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्य छोटे हो, भाषा सरल स्पष्ट हो, पल्लवन का जो भी वाक्य हो वह छोटा होना चाहिए और भाषा जो है उसमें क्लिष्ट भाषाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए, यानी कठिन भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए पल्लवन की भाषा। व्यास शैली में लिखे हों, विराम चिन्हों पर ध्यान दें, यानी कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाने चाहिए, कौन से विराम चिन्ह लगाने चाहिए, उन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और पल्लवन ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना, ज़्यादा वाक्यों में नहीं लिखना चाहिए, कम से कम 200 से 300 वाक्यों में ही लिखे जाने चाहिए, तभी, क्योंकि पल्लवन जो है वह स्पष्ट, शुद्ध और संक्षिप्त होना चाहिए। और पल्लवन में किसका किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं इन सब बातों को पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अनावश्यक विस्तार से बचें, यानी पल्लवन जो है वह बहुत अधिक ही विस्तार रूप से नहीं लिखा जाना चाहिए, वह उसका रूप जो है एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, इस तरह से पल्लवन लिखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आलोचना और टिप्पणी न करें, यानी उसमें जो बात, यह बात गलत है या सही है, इन सब की बातों से बचना चाहिए। किसी भी बात को लेकर उस पर टीका टिप्पणी, आलोचना, ये सब नहीं करना चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाषा एकदम उसमें सरल और सहज होनी चाहिए, तो इसलिए अलंकृत भाषा का उपयोग ना करें, क्योंकि उससे जो है पल्लवन क्लिष्ट और कठिन हो जाएगा, तो वह एक रोचक पल्लवन नहीं होगा। इसके लिए अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समास शैली में न लिखें, जो भी उसमें समास है वह शैली में नहीं लिखना जाना चाहिए। वाक्यों को पुनः न दोहराएं, पल्लवन लिखते समय एक ही वाक्यों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, इससे पल्लवन जो है वह सही नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पल्लवन को लिखना चाहिए, उसके क्या क्या नियम होते हैं और पल्लवन में किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों मैं एकांकी पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इस एकांकी में दिखाया गया है कि कौन कौन से बच्चे हैं और अध्यापक कक्षा में प्रस्तुत करते हैं, और अध्यापक छात्रों को बता रहे हैं कि किस तरह से पल्लवन क्या होता है, उसे किस तरह से लिखा जाना चाहिए। समय प्रातः 11 बजे, यानी सुबह का समय है और 11 बजे हैं। स्थान 12वीं कक्षा, यह कक्षा 12वीं का कक्षा है। रंगमंच, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है। समीप यानी नज़दीक।
अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? रोशन: जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक: तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? प्रतीक: सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक: यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से देखा नहीं है। शीतल: सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अध्यापक: मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल: जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अध्यापक: विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन एक साथ: जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से में प्रकाश डालिए। अध्यापक: फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन: हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक: पल्लवन बहुत कुछ है। इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश: इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक: ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। रोशन: आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक: हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। बच्चों, इस तरह से जो है लेखक बताते हैं कि जो है विषय के विस्तार को करना पल्लवन कहलाता है। यानी किसी भी काव्य, गद्य, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का विस्तार करना ही पल्लवन कहलाता है। उसे 200 से लेकर 300 से शब्दों में लिखते हैं, उसे पल्लवन कहते हैं। तो आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रिदिम: तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक: नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और कुछ भी विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश: मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक: आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। रोशन: तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक: नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है,
परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिदिम: सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? अध्यापक: हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तन्वी: सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? अध्यापक: अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आ जाता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। ज्यों-ज्यों हम उस गंभीर भाव वाले वाक्यखंड, वाक्य को या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों-त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। बच्चों, इस तरह से कक्षा में जो है छात्र और अध्यापक आपस में वार्तालाप के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से पल्लवन लिखा जाना चाहिए। तो आगे का मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि जो भी छात्र हैं कक्षा में, हर एक बहुत सारे छात्र हैं और हर एक के मन में पल्लवन को लेकर कोई ना कोई एक ना एक कन्फ्यूज़न है, कुछ ना कुछ डाउट है। तो वो सब अपने अध्यापक से जो है वो उस डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से पल्लवन का विस्तार होना चाहिए, किस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए आदि। इन सब बातों को अध्यापक जो है वह छात्रों को बता रहे हैं कि किस तरह से पल्लवन लिखा जाना चाहिए, कितने शब्दों में, कितने वाक्यों में होने चाहिए, उन सब बातों को बता रहे हैं। आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रोशन: हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए न सर। अध्यापक: रोशन, तुम अच्छे प्रश्न करते हो। यह जिज्ञासा सराहनीय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। रोशन: जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। अध्यापक: वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तन्वी: वह कैसे? अध्यापक: अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। मितवा: सर जी,
कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। अध्यापक बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं: कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता आदि। ये सब जो चीज़ें हैं यह सब पल्लवन की विशेषताएं हैं। लड़की: सर जी, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक: हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित हैं। इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। दूसरा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय पर प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। बच्चों, इस तरह से अध्यापक ने हम सबको बताया कि किस तरह से पल्लवन की विशेषताएं क्या क्या होती है और पल्लवन का जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रतिरूप होता है, जो उसकी शैली है, वो किस तरह से होती है और इस तरह से हमें किस तरह से पल्लवन लिखना चाहिए। इन सब बातों को अध्यापक जो है कक्षा में छात्रों के समक्ष बता रहे हैं। आगे की का परीक्षित पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रोशन: सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त जानकारी दीजिए ना। अध्यापक: वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। पहला, विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ को स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना, उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। तीसरा, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। और एक बात विद्यार्थियों को पल्लवित किए जा रहे हैं, कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। रोशन: सर जी, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं। आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक: अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो। पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना? विद्यार्थी एक साथ: जी सर। अध्यापक एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई आदि जो भी बात है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। कुछ क्षणों के पश्चात: क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है? चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं: नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, नर हो न निराश करो मन को, ये इन पंक्तियों का जो है, इन पंक्ति का अध्यापक जो है वह पल्लवन आगे लिख रहे हैं। किस तरह से, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए कि किस तरह से पल्लवन लिखा जाता है। तो अध्यापक ने पहले 1-2 पंक्ति का पल्लवन बच्चों को लिख कर दिखाया है। फिर उसके बाद बच्चों को जो समझने में आसानी हो, तो अध्यापक ने जो पंक्ति दिया है, नर हो न निराश करो मन को, तो उसका पल्लवन जो है वह इस तरह से है। पल्लवन: यह सार्वभौमिक सत्य है
कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूँकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुणसंपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग कहाँ से कैसे बना पाएगा। उसके मन की इस संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से अध्यापक ने जो है इस पंक्ति का न रहो न निराश करो मन को, इस पंक्ति का पल्लवन प्रस्तुत किया बच्चों के सामने, छात्रों के सामने। आगे जो गीत है वह कहते हैं, जी सर अब हमें समझ में आ गया सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे। अविवेक आपदाओं का घर है। एक बच्चा जो है वह अध्यापक से एक सूक्ति बताता है और कहता है आप इसका पल्लवन करके बताइए। अध्यापक पल्लवन करके दिखाते हैं बच्चों को। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मनुष्य मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। फिर अध्यापक जो है वह बच्चों को समझा रहे हैं कि जो बच्चों द्वारा दिया गया सूक्ति था, अविवेक आपदाओं का घर है, यानी तो बता रहे हैं कि जो है विवेकपूर्ण व्यक्तियों का ही समाज में स्थान है और अविवेक से किया गया कार्य जो है वह मूर्खता की निशानी है, क्योंकि अविवेक के द्वारा किया गया कार्य ही मनुष्य को खुद के द्वारा किए गए कार्य से ही आपत्तियों से उसे भर देता है, यानी जो भी बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। हम इसके लिए हमें कुछ भी काम करने से पहले सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना सोचे समझे किया गया कार्य हम करते हैं तो फिर हमें पीछे उसके पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। इसके लिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विवेकतापूर्ण सोच समझकर विचार करके तभी कोई कार्य करना चाहिए। इस तरह से दूसरे सूक्ति का अध्यापक ने पल्लवन करके बच्चों को दिखाया। अब आगे के परिच्छेद को पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तन्वी, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। फिर तन्वी एक पंक्ति बताती है और सर से कहती है कि उसका भी पल्लवन आप कीजिए। तो अध्यापक उस पर अपना पल्लवन व्यक्त करते हुए बताते हैं, सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के
लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थयात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पाए, अतः सेवा धर्म अपनाएं। अध्यापक, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी: जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। इस तरह से अध्यापक जो है वह बच्चों के समक्ष कहते हैं कि अब मैं कबीरदास जी के दोहे पर पल्लवन करूँगा। अध्यापक छात्रों से कहते हैं कि आप सब ने बहुत अच्छे से चर्चा किया, अब आप सबको तो पल्लवन जो है वह किस तरह से लिखा जाए वो तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब मैं कबीरदास जी के दोहे पर पल्लवन करना चाहूँगा। आप सब ध्यान से सुनिए। तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, उनके दोहे पर जो है पल्लवन करने में तो हमें बहुत ही आनंद मिलेगा। तो फिर अध्यापक बच्चों को पल्लवन करके सुनाते हैं कबीर। अध्यापक कहते हैं, सुनिए। जो तो को काटा बुए, ताही बोई तू फूल। इसका पल्लवन इस तरह से होगा। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए। पत्थर मारने वाले वृक्ष हमेशा हमें सदैव फल देता है। निष्पीड़न करने वाले लोग को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़न को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो जा सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। इस तरह से अध्यापक ने कबीरदास जी के दोहे पर इस तरह का पल्लवन बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया। रोशन: सर जी, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की: हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तार पुनरावर्तन कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। शीतल: जी सर,
मैं पूर्ण प्रश्न को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपस में छात्रों और अध्यापकों के बीच पल्लवन इस विषय पर चर्चा हुई कि किस तरह से पल्लवन का विस्तार करना चाहिए, किस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए। और अध्यापक ने बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों को समझाया और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ गया। अब हम पल्लवन के बिंदु देख लेंगे कि किस तरह से पल्लवन होना चाहिए। पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करें। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि पल्लवन में आलोचना, टीका टिप्पणी ये सब के लिए स्थान नहीं होता, क्योंकि इससे पल्लवन सही नहीं बनता। तो इसलिए हमें उसको पल्लवन में किसी भी बात को लेकर आलोचना या उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हो गया कि पल्लवन को लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं पर, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि आप सबको यह पल्लवन पाठ पढ़कर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें पल्लवन लिखना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, आदि बातों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यह पल्लवन पाठ जो है वह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।